राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे नगराध्यक्षपदाचे उदगीर नगर परिषद निवडणूक 2025चे उमेदवार आदरणीय अंजुमताई कादरी आणि सर्व राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे प्रभागाचे उमेदवार यांच्या आलेल्या निवडणूक निकालानंतर मतदारांनी कार्यकर्त्यांनी जे परिश्रम घेतले त्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करण्यासाठी आयोजित या आभार सभेत आणि एवढे परिश्रम घेतल्यावर सुद्धा एक 20-25 वर्षाचा सामाजिक कार्याचा इतिहास असताना लोकांनी भरभरून प्रेम केलं, मतं दिली, संघर्ष केला, सोबत राहिले, हे सर्व असताना सुद्धा मग निकालामध्ये हा पराभव का आला याविषयी एक चिंतन सभेच्या स्वरूपात आयोजित या सभेत मंचावर उपस्थित अंजुम कादरीताई आणि त्यांचे सर्व पक्षाचे आणि सामाजिक चळवळीतले सहकारी वेळेअभावी सर्वांचं नाव घेऊ शकत नाही म्हणून क्षमा याचितो। आणि समोर बसलेल्या माझ्या मातांनो, भगिनींनो, बांधवांनो, हमसे पहले जाधव सर कह रहे थे कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र से ऐसे ही प्रतिक्रिया तासुरात आ रहे हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी कोशिशें करने के बाद, लोगों की मोहब्बतें हैं, लोग साथ दे रहे हैं, जिंदा लोग गवाही दे रहे हैं कि हमने बाजी तुमको वोट दिया। फिर अब इतने लोग अगर जिंदा खुद गवाही दे रहे हैं कि हमने बाजी को वोट दिया, फिर मशीन में वोट कहाँ गया? अब ये बात उदगीर की नहीं है। हम पूरे महाराष्ट्र में जब प्रचार के लिए गए तो हम पूरे महाराष्ट्र की रिपोर्टिंग ले रहे थे। उसमें भंडारा के अंदर वोटिंग के दिन जो ईवीएम मशीन थी उस पे जितने उम्मीदवार थे, उनके नाम थे, उनके पार्टी का सिंबल था, उनका बटन था। अब जब काउंटिंग होने वाली है तो उस दिन मशीन नहीं दिख रही थी। उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, ये पार्टी के उम्मीदवार का नाम ही नहीं, बटन ही नहीं, नोटा का बटन ही नहीं। अब लोग परेशान हो गए, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। अब वो उम्मीदवार ने ऑब्जेक्शन लिया, ये कैसा मुमकिन है, हम तो उम्मीदवार थे, फिर हमारा नाम कहीं, बटन कहीं। फिर उसके बाद 7 कर्मचारी निलंबित हुए। अब ये न्यूज बन के रह गई। सवाल ये है कि वोटिंग के दिन जो मशीन थी, काउंटिंग के दिन जो मशीन आई, वो बदली कैसा? जो 7 कर्मचारी को निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया, उनकी क्या गलती है? वो घर से तो मशीन नहीं लेके आए थे। मशीन की हिफाजत करने वाला कौन था? मशीन सप्लाई करने वाला कौन था? इसके बारे में बात नहीं हो रही। दूसरा एक मतदार संघ है, मंचर है, पुणे के पास। आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार थे, उनके घर में खुद 5 लोग हैं। अब 5 लोगों ने, जाहिर सी बात है, घर का बेटा भाई खड़ा है तो माँ बाप उसी को वोट डालेंगे, बीवी तो अपने शोहर को ही वोट डालेंगी, भाई अपने भाई को वोट डालेगा। अब उस बूथ के ऊपर रिजल्ट के दिन, काउंटिंग के दिन, उस उम्मीदवार को सिर्फ 1 वोट मिलता है। अब मुझे बताओ, उस उम्मीदवार ने किस पे शक करना? माँ बाप पे करना, अपने भाई पे करना, या अपने बीवी पे करना? ऐसा हो सकता किसी की बीवी अपने शोहर की गवाही नहीं दे रही कि ये अच्छा इंसान है, किसी गैर की गवाही दे रही। माँ बाप अपने बेटे की गवाही नहीं दे रहे, ये साक्ष्य नहीं दे रहे कि ये सब में बेहतरीन उम्मीदवार है, वो किसी और का दे रहे, लेकिन मशीन तो ये बता रही। इसी तरह जामखेड़ में बूथ के ऊपर वोटिंग के दिन जो मशीन थी उसका जो सीरियल नंबर था, काउंटिंग के दिन जो मशीन आई उसका सीरियल नंबर अलग था। हमने बहुत से उम्मीदवारों से कहा था कि जो लोग काउंटिंग के दिन रहते हैं या बूथ एजेंट रहते हैं उन्होंने क्या क्या खबरदारी लेना चाहिए, लेकिन अफसोस कि उसमें बहुत ज़्यादा हमारी प्रशिक्षण या ट्रेनिंग, तरबियत नहीं होती, इसलिए गलतियां हो जाती। एक चुनाव हुआ था आपका 2 दिसंबर को, है ना भाजी? अब 2 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक जो मशीन रखे गए थे, अब इतने दिन तो चार्जिंग नहीं रहते हो,
तो वो जिस दिन खोले गए उस दिन चार्जिंग स्टेटस उनका हाई था। क्या आपको पता है वो चार्जिंग कब की गई, उसकी बैटरी कब बदली गई? अगर आपके निगरानी में, आपके ऑब्जर्वेशन में, आपके निरीक्षण के अंदर यह सब नहीं हुआ तो फिर किसके ऑब्जर्वेशन में, निरीक्षण में हुआ? जाधव सर ने जो सवाल खड़े किए उस पे हमें गौर फिक्र करना चाहिए। हमें विचार केला पाहिजे की लोकशाही जीवन ठेवायची असेल तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य हे जे आम्हाला दिलेलं आहे की अंबानीच्या पत्नीला, नीता अंबानीला सुद्धा एक व्यक्ती आणि एकच मत आहे आणि आमच्या घरी भांडे घासून आपल्या मुलाचं संगोपन करणाऱ्या आमच्या बहिणीला सुद्धा एक व्यक्ती, एकच मत एवढी किंमत आहे। अब मुझे बताओ, ये सब गरीब लोग चाहते हैं कि बाजी चुन के आना, नगर अध्यक्ष बनना। इन्होंने वोट भी दिया, लेकिन वोट देने के बाद मशीन के अंदर वोट नहीं मिल रहा। अब ऐसा पूरे महाराष्ट्र के अंदर जैसा विधानसभा का रिजल्ट आया था, जैसा विधानसभा को टिकट बांटे गए थे युति सरकार के अंदर कि भाजपा के लिए इतने, राष्ट्रवादी के लिए इतने, शिवसेना शिंदे गठ के लिए इतने, उसी तरह से नगर पालिका का पूरा रिजल्ट आया। ऐसा लग रहा था कि एक जगह बैठ के तीनों ने बांट के ले लिए हो, लोगों को पूछा ही नहीं गया। अब ये सब करते हुए कुछ गलतियां होती है। गलतियां ये होती है, जैसा आपके वार्ड में हम देखते हैं कि ये प्रभाग क्रमांक 1 जो है ये मुस्लिम बहुल प्रभाग है ना। अब यहां पर बाजी की जैसी एक पढ़ी लिखी शख्सियत, डॉक्टर महिला जो सामाजिक कार्य में हमेशा आगे आगे रहती है, लोगों के दिलों में है बाजी। अब उनको 1036 वोट मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी को 1753 वोट मिलते हैं। है तुमको यकीन इस बात पे? हाथ ऊपर करके बोलो हमारी बहनें। अब भारतीय जनता पार्टी का बोलना यह है कि मुस्लिम समाज के अंदर हमको वोट इसलिए ज्यादा मिले कि हमारे जो मंत्री थे नितेश राणे, वो रोज सुबह उठकर मुसलमानों को गालियां देते थे। और ये बात इतनी अच्छी लगी उनको कि उन्होंने बोले यार इतने अच्छे गालियां तो कोई नहीं दिया हमको अभी तक, और इतने अच्छे गालियां देने वाले को अगर मंत्री भाजपा ने बनाए तो हमने तो उनको वोट डालना चाहिए था। अब उसके बाद कुछ वहां के राष्ट्रवादी के जो उम्मीदवार थे उनको भी वोट ज्यादा मिल गए। अब वो कैसे मिले? क्योंकि संग्राम जगताप के बयान से बहुत मुतासिर हो गए थे मुसलमान, इसलिए उनको लगा कि यार इन्हें सरे आम हमारे कौम को गाली दे रहे, इनसे अच्छा इंसान कौन हो सकता। अब ये बात समझने के आगे की बात है। अब दूसरा एक बात देखेंगे, वार्ड क्रमांक 4 बाजी को मिलते 562 वोट और भाजपा को मिलते 1612 वोट। आपको है यकीन इस बात पे? हाथ ऊपर करके बोलो, सब हाथ ऊपर करो जिसको यकीन नहीं है। जो हाथ नीचे रखेंगे ऐसा लगेगा कि उनको यकीन है इतने वोट भाजपा ले सकती मुस्लिम बहुल में। मनसोर, तुम्हाला विश्वास आहे एवढं घेऊ शकते ताई भारतीय जनता पक्ष? मग हे कसं शक्य झालं? एक असं होऊ शकते की मुस्लिम मतदाराला जे भारतीय जनता पक्षाचं धोरण कळालं ते कदाचित आपल्याला नाही कळालं असेल। म्हणजे फडणवीस साहेबांशी संवाद करायची गरज आहे। आता दुसरा एक मतदारसंघ आहे, म्हणजे प्रभाग आहे 10 क्रमांकाचा, त्याच्यामध्ये 730 मत आहेत अंजुम खांद्रीताईला, भारतीय जनता पक्षाला 1132। त्याच्यानंतर 11 क्रमांकाचा प्रभाग आहे, 662 मत आहेत अंजुम खांद्रीताईला, 989 भारतीय जनता पक्षाला। 12 क्रमांकाचा जे मतदारसंघ आहे तेथे 842 मतदान आहेत अंजुम खांद्रीताईला, 1858 आहेत भारतीय जनता पक्षाला। 13 प्रभागामध्ये 358 मतं आहेत अंजुम खांद्रीताईला, 2081 आहेत भारतीय जनता पक्षाला। हे काही निवडक मतदारसंघाबद्दल मी बोललो, अशा प्रत्येक मतदारसंघामध्ये मॅनिप्युलेट केलेले मतं दिसतात। आता बरेचसे उमेदवार तुम्ही पाहत असाल कि ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी कोई 2-4 महीने पहले ख्वाहिश नहीं थी खड़े रहने की, लेकिन 1 महीना पहले वो उम्मीदवार रेडी हो जाता, सभा हो जाते, उनके पास पैसे भी आ जाते। हमने जो एकदम सही उम्मीदवार है उनको इलेक्शन पीरियड में अपने प्लॉट बेचते हुए देखे, जमीन बेचते हुए देखे, लोगों से उधार पैसे लाते हुए देखे।
लेकिन डमी उम्मीदवार की बहुत मजा आती। वो बेचारी की प्रॉपर्टी में इजाफा होगा, उसका कोई प्लॉट बिका नहीं, उसकी कोई प्रॉपर्टी गई नहीं, उसकी प्रॉपर्टी में इजाफा हो गया। अब इलेक्शन के बाद एक दो नई गाड़ी भी आ जाती उसके पास। हम ये बात इसलिए बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर आपका वोट आपने बाजी को दिया है और वो वोट अगर बूथ पर नहीं नजर आ रहा रिजल्ट में, तो आपका वोट चोरी हो गया है। अब वो कैसी बात है? जैसा हमने मंचर की बात बताए, अब मंचर के उम्मीदवार वो कोर्ट में जाने वाले, हाई कोर्ट में ये पूछने वाले हैं कि मेरे घर में 5 लोग हैं, ये 5 लोग आज भी जिंदा है, इसमें माँ बाप है, हमारी बीवी है, हमारे भाई है, इन्होंने ये उम्मीदवार को वोट दिए, यानी मुझे वोट दिए। अब इनका वोट बूथ पर नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक वोट मुझे मिला। अब वो कोर्ट में पूछने वाले हैं कि बताओ हमारा वोट कहां गया। अब जिंदा आदमी अगर ये पूछ रहा है कि हमारा वोट कहां गया, वो गवाही दे रहा है कि हमने वोट इस उम्मीदवार को दिया, लेकिन रिजल्ट में नजर नहीं आ रहा, निकाल में नजर नहीं आ रहा। अब उसका गवाही से इनकार नहीं किया जा सकता। मशीन पे भरोसा करना और जिंदे इंसान के गवाही को इनकार करना, यह तो डेमोक्रेसी के अंदर नहीं चलने वाला है। अब उसी तरह से पूरे महाराष्ट्र में रिजल्ट आने के बाद, यह नगर पालिका चुनाव का जब रिजल्ट आया तो पूरे महाराष्ट्र में एक सन्नाटा है, जैसा विधानसभामध्ये होता, बरोबर ना? कुठे आनंद उत्साह दिसतोय का साहेब तुम्हाला? एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जर आमच्या नगरपालिका आल्या तर तेवढा मोठा आनंद कुठे दिसत नाहीये। म्हणजे काय असते, जर कष्टानं परिश्रमानं जर यश आलं ना, तर पूर्ण गावात सांगत फिरते माणूस की मी मेहनत घेतली आणि मी यशस्वी झालो। पण चोऱ्या करून जर संपत्ती जमा केली तर लपून ठेवावं लागते, त्याला सांगता येत नाही। आता अंजुम कादरी ताईला प्रोत्साहन देण्यासाठी, प्रेम देण्यासाठी एवढ्या थंडीमध्ये एवढे लोक जमले, तेवढे लोक तर निवडून आलेल्या उमेदवाराकडे ज्या दिवशी निकाल लागला त्या दिवशी नव्हते। याचा अर्थ काय? यानी वोट देने वाला खुद कंफ्यूज है, हमने तो वोट नहीं दिए, चुन के कैसा आए? फिर ये कैसी रिजल्ट है, कैसा चुनाव है? जबकि भारतीय जनता पक्ष का जो धोरण है, हम देख रहे हैं कि किसानों के खुदकुशी से लेकर बेरोजगारी और महंगाई के बाद, फिर वो संतोष भैया देशमुख का हत्याकांड हो, या फिर सोमनाथ सूर्यवंशी का कस्टडी के अंदर का हत्याकांड हो, या फिर पुसे सावली सातारा के अंदर मस्जिद के अंदर नूरुल हसन एक इंजीनियर बच्चे का वो कत्ल हो, यानी इनके धोरण भारतीय जनता पार्टी युति सरकार के इन मासूमों के खून से भरे वाले हाथ है। फिर कौन से लोग हैं जो इनको वोट डाल के फिर से हुकूमत में बिठाते? तो राहत इंदौरी साहब का वो शेर है, खून में भरी हुई आस्तीन जीत गई, खून में भरी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। अरे सब चुनाव हार गए और मशीन जीत गई। अब हम आपको ये बताते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ये भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता है। 2009 में वो सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि ये जो ईवीएम मशीन है, ये ईवीएम मशीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा, चुनाव आयोग से कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसमें फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते। बोले तो इसमें पारदर्शक चुनाव नहीं हो सकते। चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। अब चुनाव आयोग यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहता है कि ईवीएम मशीन सुरक्षित है। अरे भाई, ये गरीब लोगों को कहीं को बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलना था ना, वहां तो मुंह बंद करके बैठे। सुप्रीम कोर्ट खुद पूछ रहा तुम्हारे को, क्या ईवीएम मशीन में फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सकते? नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर
हमको फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव लेने के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वोटर वेरीफाइड। आप मेरे को एक बात बोलो, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन अलग से लगे वाली रहती थी, विधानसभा में आपने वोट करे? आपने देखे, आपने जिस पार्टी का बटन दबाए उसके बाजू में आपको एक सिंबल चिट्ठी दिखती थी मशीन में, खिड़की के अंदर, है ना? 7 सेकंड के बाद वो नीचे गिर जाती थी। अब ये मशीन क्यों बैठी थी मालूम? सुप्रीम कोर्ट में यह बात साबित हो गई थी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसमें फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, इसके लिए वीवीपैट मशीन का होना जरूरी है। अगर किसी को शक हुआ कि ये मशीन के अंदर हमने जो दिए वाले वोट है वो बूथ के अंदर रिजल्ट में नजर नहीं आ रहे, फिर वो क्या करेगा? वीवीपैट, ये जो पेपर ऑडिट ट्रेल है वो व्हेरीफाय करेगा, पडताळणी केली जाईल की खरंच या बूथवर मला 450 मतं पडलीत का, त्या पडलेल्या चिठ्ठ्या मोजायच्या आणि जर त्या चिठ्ठ्या बरोबर असतील तर हो, मशीन मधला आकडा आणि या बॅलेट मधले जे आहेत चिठ्ठ्या ह्या एकच आहेत, यांचा आकडा एकच आहे, म्हणजे ते मतं बरोबर आहेत, ट्रान्सपरंट त्या बूथवर निवडणूक झाली। जर त्या मशीनवरील संख्या आणि त्या वीवीपॅटची संख्या याच्यात जर फरक असेल याचा अर्थ मग त्या मशीनवर काहीतरी गडबड आहे। आता हरियाणा में काय झालं? हरियाणा के चुनाव में ऐसा हुआ कि जो लोग जीत के आए थे, गांव के लोगों ने बोले हमने तो इनको वोट नहीं दिए, फिर ये कैसा चुन के आए? वो गए सुप्रीम कोर्ट में। अब कोर्ट में जाने के बाद वो कहते हैं कि हमने इनको वोट नहीं डाले, इन्होंने चुन के कैसा आए? फिर हमको वो जो वीवीपैट लगे वाला था वो हमको वेरीफाइड करना है, टैली करना है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, बाद में वेरीफाई किया गया। जब समझ में आया कि जो बंदा मशीन के अंदर चुन के आया था वीवीपैट के अंदर गिनने के बाद वो हार गया और हारे वाला चुन के आ गया। जब इलेक्शन कमीशन को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा बार बार अगर करेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना, 1-2 बार चोरी पकड़े गई तो गलती से बोल सकता आदमी, पूरे अगर महाराष्ट्र में अगर इंडिया में ऐसी चोरी पकड़े जाएंगी तो हमारा चरित्र क्या होगा। फिर उन्होंने शपथ पत्र देके कहा कि अब ये जो चुनाव है हम वीवीपैट से नहीं करेंगे, मशीन से करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्शंस का जो रूल्स है कंडक्ट, आर्टिकल 59 ये बताता है कि मैनर्स ऑफ वोटिंग कैसे होना चाहिए, तो बैलेट से होना चाहिए और वो फिजिकल वेरीफाइड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर वो हम किसी चिट्ठी पे टप्पा मारते हैं तो आंखों से हमको चिट्ठी दिखती है, हाथ से महसूस कर सकते हैं, गिन के बाजू में रखते हैं, ये कांग्रेस का एक वोट, ये भाजपा का एक वोट, और ये समझो राष्ट्रवादी का एक वोट, ये वंचित का एक वोट, ये नजर आता है, फिर उसे गिना जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, मशीन के अंदर जो वोट गए उसको कैसा गिनेंगे आप? उसमें से भाजपा के वोट कैसा अलग करेंगे, कांग्रेस के वोट कैसा करेंगे? यानी ये मशीन के अंदर जो है रिकाउंटिंग नहीं हो सकती, फिर से गिन नहीं सकते, वोट को अलग अलग करके नहीं रख सकते, सिर्फ रिकैलकुलेशन हो सकता। रिकैलकुलेशन यानी क्या? मशीन के अंदर 200 गिरे कांग्रेस को, 200 गिरे भाजपा को, 200 गिरे फलाने पार्टी को, यानी ये सबको मिला के एडिशन करके बताया जाता, कैलकुलेशन इतना हुआ। अब सवाल ये है, किसी को अगर शक है तो रिकाउंटिंग होना चाहिए। अब रिकाउंटिंग के लिए तुमने दिया वाला वोट वहां दिखना ना, अब वो तो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन हो गई, तो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को अलग से हम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ईवीएम मशीन आने के पहले एटीएम मशीन थी। एटीएम कार्ड है आपके पास? कितने लोगों के पास है? हाथ ऊपर करो। अच्छा, आपके अकाउंट में पैसे रहते, आप एटीएम मशीन में डालते, फिर एक चिट्ठी निकलती, वो चिट्ठी में क्या लिखा रहता है कि आपने 1000 रुपए निकाले, अकाउंट में 10,000 रुपए थे, 1000 कम हो गए, अब 9,000 बचे वाले, सही है ना? अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, इलेक्शन कमीशन को पूछे तो उन्होंने बोल रहे वीवीपैट की जरूरत नहीं है, काही आवश्यकता नहीं है, ही जी मशीन आहे ना फार आधुनिक आहे,
एवढी ऍडव्हान्स आहे, याच्यात चुकाच नाही. एवढी आधुनिक मशीन आहे, मग आम्हाला आमचे मत रिकाउंटिंग काऊन करता येत नाही? आम्हाला आमचे मत मोजता आले पाहिजे ना, की आमचे मत कुठे गेले याच्यातले. त्या मशीननं सांगितलं पाहिजे तुमचे मत इकडं आहेत, आम्ही इकडून उचलून त्या पक्षाला दिले, त्या पक्षाला निवडून आणायचं होतं म्हणून थोडे या पक्षाला वाटत वाटत गेलो. हे सांगायला पाहिजे, लेकिन वैसा नहीं बताया जा रहा. अब एडवांस टेक्नोलॉजी उसको बोलते जिसमें आसानी हो, गलतियां कम हो. अब जब ईवीएम मशीन के पहले एटीएम मशीन थी, और उसके अंदर भी हम अगर एटीएम डाले तो चिट्ठी आती थी कि तुम्हारे इतने पैसे कटे, इतने पैसे बचे, तो वैसे एक आधी चिट्ठी निकल जाना चाहिए. हमने वोट डाले, हमारी चिट्ठी निकल गई, हाँ तुमचा यादी क्रमांक 3122, तुमचं नाव शेख सुभान अली, तुम्ही या पक्षाला मतदान केलं, गुप्त मतदान आहे, खिश्यात ठेवा चिट्ठी. काय हरकत आहे? अरे एवढं गुप्त मतदान का? टाकणाऱ्यालाच कळून चालले कोणाला गेलं. टाकायच्या आधी माहितीये की मी मतदान कोणाला करणार आहे, टाकल्यानंतर देवालाच माहित ते मतदान कुठे गेलं. इसको गुप्त मतदान नहीं बोलते. बात समझने की है कि जब डेमोक्रेसी के अंदर, लोकशाही के अंदर पब्लिक पूछ रही है हमारे वोट कहाँ है, हमचं मत कुठे आहे, आम्हाला हमचं मत जे आहे पडताळणी करून पाहिजे आहे, मग लोकशाहीमध्ये लोकांचं ऐकलं का जात नाही? कारण भारतीय जनता पक्ष आणि युती सरकार जे धोरण राबवत आहे ते धोरण शेतकऱ्यांच्या, कष्टकऱ्यांच्या, बहुजनांच्या, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक, विद्यार्थ्यांच्या, शिक्षकांच्या, या व्यापाऱ्यांच्या, सर्वांच्या विरोधात आहेत. मग त्यांना मतदान कशाला करतील? त्यांना ते मत देणारच नाहीत. म्हणून त्यांनी हा एक प्रकार आणलेला आहे की तुम्ही मतदान मशिनीला करा. ती मशिनीची जबाबदारी आहे की आम्हाला मत द्यायचं आणि निवडून आणायचं. आता लोकशाहीमध्ये आम्हाला हे अधिकार आहे की आमचं मत कुठं गेलं हे जाणून घ्यायचं. आज ये जो सभा है, तुमने वोट डाले बाजी को, यहां पे तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई. मेरे भाई, मेरी बहनें, जो भी मुझे सुन रहे, आप समझ रहे होंगे हमने तो बाजी तुमको वोट डाले. वोट डाले तुमने, लेकिन चुनाव आयोग को जाके पूछना हमने बाजी को वोट डाले, बाजी तक वोट पहुंचा क्यों नहीं, उसका जवाब दो. ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी. अगर कोई बूथ है, वो बूथ के ऊपर अगर बाजी को 350 वोट है और तुमको लगता है कि आसपास हमारे पड़ोसी से पूछ लेना कि आपने बाजी को वोट दिया, उन्होंने कहेंगे हाँ बाजी को वोट दिया, सबने बाजी को वोट दिया, ठीक है वोट दिया. कितने लोग हो गए? 1000 लोग हो गए. आप एक जगह आओ, आपका शपथ पत्र लो, हम जिंदा लोग हैं, हमने वोट करे थे, हमने बाजी को वोट करे वाला है. 1000 लोगों के वोट ये बूथ पे नहीं नजर आ रहे, सिर्फ 350 नजर आ रहे. बताओ हमारे बाकी के जो वोट है 650, वो कहां गए? ये आपको पूछना पड़ेगा. अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर ये इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, या निवडणुकीला काही अर्थ नाही आहे. त्यांनी जो पैसा वाटप केलेला आहे, बहुत हमने महाराष्ट्र से पूछे, हर नगर पालिका में इतना पैसा, 3000 वोट, 5000 वोट, 10,000 वोट, 15,000 वोट. लोकसभा चुन के आने वाले खासदार को इतना पैसा नहीं लगा जितना नगर पालिका को लगा. इतना पैसा क्यों बांटे उन्होंने? भला पैसा देते वक्त बहुत सारे लोगों ने यह कहा हम तो बाजी को वोट डाल रहे, हमको पैसा नहीं होना. बोले कि नहीं बोले? बोले ना ऐसे बहुत सारे लोगों ने. देखो बहुत से लोगों ने बोले कि हमको तुम्हारे पैसे नहीं होना, हम बाजी को वोट डाल रहे. अब तुमको वोट ही नहीं डालने वाले तो पैसे काहे को देते? उन्होंने क्या बोले? नहीं नहीं नहीं, वोट तो बाजी को डालो, तुम पैसे रन दो. इतना वो तो इतनी फिक्र हमारी कि वोट बाजी को डालो और पैसे रन दो. ऐसा क्यों बोले? क्योंकि उनको मालूम था तुम वोट बाजी को डालेंगे लेकिन मशीन वोट उनको देने वाली है. अब पैसे क्यों दिए? पैसे इसलिए दिए कि सबको शक होना एक दूसरे पे. बिक गए सब,
सब बिक गए, इंसानियत नहीं रही, अच्छाई नहीं रही, काम की कीमत नहीं है। मुस्लिम हिंदू पे शक कर रहा, हिंदू मुसलमान पे शक कर रहा, दलित मुसलमान पे कर रहा, मुसलमान दलित पे कर रहा, सब एक दूसरे पे शक कर रहे। पैसे सबने लिए, बिक गए होंगे। तुमने ये बात सुने क्या? पैसे उनके लेने का, लेकिन वोट बाजी को देने का, ये भी बात थी ना। लेकिन सब तरफ ऐसी था, उनके पैसे लो और वोट अपने उम्मीदवार को दो। फिर उनको वोट दिया कौन? अब वो इसलिए कहा गया कि चुन के आने के बाद लोगों को लगना इतना पैसा बांटे इसलिए चुन के आए। ऐसी बात नहीं है मेरे भाइयों। पूरे महाराष्ट्र से हम रिपोर्टिंग ले रहे हैं कि पैसा उन्होंने बहुत बांटे, वो सिर्फ लोगों के अंदर एक नैरेशन बनाने के लिए इतना पैसा बांटे इसलिए चुन के आए। और चुन के आने के जो रिजल्ट्स है, जमीन के ऊपर लोगों के जो रिएक्शंस है, लोगों के जो एहसासात है, लोगों के जो प्रतिक्रिया है, वो रिजल्ट के खिलाफ है। अब हमें एक बात को समझना होगा, अगर आने वाले हर इलेक्शन में अगर इसी तरह से हम हिस्सा लेंगे और उसी तरह से हमारे वोट को अगर चोरी किया जाएगा, फिर ये जमहूरियत का कोई मतलब नहीं बनता। अब आपको क्या करना है, यहां से जाने के बाद जो जो बूथ के ऊपर आपने वोट डाला और वहां पे आपको बाजी को कम वोट नजर आ रहे, आप सब वो बूथ के लोग एक जगह हो जाएंगे और अपने सारे लोगों की तादाद देखेंगे कि कितने लोग एक जगह आ रहे हैं और बूथ पे के वोट कम है और लोग ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, एक हलफनामा बनाना है और वो हलफनामा लेके आपको जाना है चुनाव आयोग के लिए या फिर कोर्ट में और उनसे कहना है कि डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए ये जो इलेक्शन होते हैं, उस इलेक्शन में हमें हक दिया है संविधान ने कि हम अपने पसंद का उम्मीदवार चुन सकते हैं। उसी प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए हमने ये 20 तारीख को या 2 तारीख को हमने हमारे उम्मीदवार को वोट किया था। हम इतने हजार लोगों ने वोट किया था, लेकिन रिजल्ट के दिन हम देखते हैं हमारे उम्मीदवार को सिर्फ 350-400 वोट मिले। हमारे 600 वोट कहां पर है, ये आप बताइए। अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जिंदा आदमी की गवाही से इनकार नहीं कर सकता। कोर्ट कहेगा कि वो मशीन के अंदर तो वीवीपैट भी नहीं है और वो मशीन को हम पूछ भी नहीं सकते, बताओ इनके वोट कहां गए, वो तो एक सॉफ्टवेयर है। फिर क्या करेंगे? फिर ये करेंगे कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें पारदर्शक चुनाव नहीं हो सकते। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि बैलेट से चुनाव हो। अगर बैलेट से चुनाव नहीं होंगे तो फिर इसी तरह से वो लोग अपने मर्जी के लोग चुन के लाएंगे, हमारे वोट की कोई कीमत नहीं होगी। हम कितना भी रोएंगे, कितना भी धोएंगे, कितना भी सताए जाएंगे, उसके बाद भी 5 साल में जब मौका मिलता है कि ये सरकार बदलने का, ये उम्मीदवार बदलने का, ये नगर सेवक बदलने का, नगर अध्यक्ष बदलने का, आमदार बदलने का, खासदार बदलने का, मुख्यमंत्री बदलने का, प्रधानमंत्री बदलने का, अब तुम्हारे उस वोट की अहमियत 0 हो जाएंगी। अब वो मशीन तय करेगी कि किसे आमदार खासदार बनाना है, नगर सेवक नगर अध्यक्ष बनाना है या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना है। फिर मुझे बताओ, जैसा जादव सर ने बोले इसी तरह से अगर जाना है तो फिर ये चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा क्यों बनना है? इससे क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। संविधान को जो अपेक्षित चुनाव प्रक्रिया है, 1953 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का बीबीसी लंदन ने इंटरव्यू लिया और उनसे कहा था, क्या बाबा साहब अंबेडकर जी आपको लगता है ये देश के अंदर जमहूरियत, डेमोक्रेसी, लोकशाही ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाएगी? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, इस देश की समाज व्यवस्था देखकर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक लोकशाही यहां पर टिक पाएगी, क्योंकि यहां एक समाजी निजाम है। निचले जात के पिछड़े लोगों को दबाया जाता है, उनके हक छीने जाते हैं और यहां पे जो प्रस्तापित लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, वो हमेशा दूसरों पे राज करना चाहते हैं। जब संविधान सबको बराबरी की बात करता है, लेकिन वो एक ज़हनियत है, वो बराबरी की बात नहीं करते, वो बराबरी का हक देना नहीं चाहते। तो बाबा साहब अंबेडकर जी से फिर वो सवाल करता है पत्रकार और कहता है, फिर ये जो चुनाव प्रक्रिया है, आपको नहीं लगता इससे कुछ फायदा होगा? बाबा साहब अंबेडकर जी कहते हैं, मुझे नहीं लगता। बोले क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे लोग नहीं जानते कि ये चुनाव प्रक्रिया का मकसद क्या है, चुनाव क्यों होते हैं,
चुनाव इसलिए होते हैं कि चुनाव के जरिए से एक अच्छा नुमाइंदा, उम्मीदवार, प्रतिनिधि आप चुनकर भेजे जो आपके परेशानी, आपकी समस्या, आपके कामों को करे, आपको आसानी करे, आपकी जरूरतें पूरी करे, जो भी संवैधानिक आपके अधिकार है वो आपको दिलाए, जो भी सरकार की योजना है वो आपको दिलाए, आपके रोड नाली रास्ते से लेके, तालीम से लेके, इलाज से लेके, रोजी से लेके, ये सारी परेशानियां हल करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करे। इसलिए चुनाव होते हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं समझ पा रहे कि आपका सही अच्छा नुमाइंदा चुने, इसलिए मशीन के अंदर आपकी राय को जीरो किया जा रहा। अब आप क्या करेंगे? आप सिर्फ फिजिकली, जिस्मानी तौर पे जाएंगे, बटन दबाएंगे और उसके बाद आप सोचेंगे मैंने तो मेरे उम्मीदवार को वोट दिया, लेकिन रिजल्ट के दिन ऐसा लगेगा कि सबने वोट इनको दिया और मशीन ने इनको चुन दिया। अब वो बंदा चुन के आएगा, उसे पता है आपने वोट नहीं दिया, इसलिए 22 तारीख को आया ना रिजल्ट, 21 को रिजल्ट आया, 22 को उसके बाद कोई दिखा क्या? कोणी दिसलं? 23 तारखेपासून अरे चांद रातीच थी ना महीनाभर, चलो चलो इधर खाना, चलो चलो उधर खाना, घर पे आए कि क्या लगता बोलो, कितने वोटा है बोलो। अब नजर आ रहा कोई? क्यों? भूख नहीं लग रही? पैसे की जरूरत नहीं है? कोई परेशानी नहीं है कि आपने घर के वोटर मर गए सब? अरे इंसान वही छे, वोटर भी जिंदा है, भूख भी लग रही, लेकिन काम को जाना पड़ रहा, काम को गए तो पैसे आ रहे, घर में चूल्हा से लग रहा। और वो लोग कहां गए? क्या लगता बोलो, कुछ भी रहा तो बोलो। और बहुत सारे बेचारे गरीब कार्यकर्ता जाके 10 बच्चे हैं बोलते थे, उम्मीदवार झट पैसे निकाल देता था। अब जा बोलना बोला उसको, 10 बच्चे क्या बोलेंगे वो? बहुत परेशान कर रहे। परसों एक बात सुनने में आई, एक हमारे साथी ने फोन लगाकर हमसे कहा कि अब उम्मीदवार चुन के आ गया एक, तो उसको मुबारकबाद देने के लिए 2 लोग गए। मुबारकबाद देने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि वे अभिनंदन अभिनंदन, आपण निवडून आलात। तो उन्हें क्या बोल रहे, तुमचे मामाकडे 50,000 रुपये दिले होते, भेटले नाही तुम्हाला? 4 लोगों के अंदर जलील कर दिया। अब लोग डर रहे मुबारकबाद देने के वास्ते, बोल देता क्या की बोल। समझ रहे? ये बातें मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझो, ये लोग हमारी इज्जत नहीं करते, ये गरीबों को नहीं चाहते, ये सिर्फ वोट के लिए आए थे, क्योंकि उनको हुकूमत करने के लिए तुम्हारे वोट की जरूरत थी। आप तुम जिंदा रहो या मर जाओ, तुम भूखा रहो या किसी भी हाल में रहो, उनको मतलब नहीं है। लेकिन आपके जिंदगी में बदलाव आना चाहिए, आपके जिंदगी में खुशहाली आना चाहिए, इसलिए अंजुम खादरी बाजी आपके लिए लड़ रहे थे। लेकिन आज भी अगर आपको लगता है कि अंजुम खादरी ये बाजी हमारे साथ लड़ाई में रहे, तो अब ये लड़ाई तुम्हारी है, आपको अपने हाथ में लेना है। अपने वार्ड में जाओ, बूथ में जाओ, सर्वे करो और सब एक जगह आ जाओ। इंशाअल्लाह ताला जैसा तुमने उदगीर के अंदर एक कैंपेन चलाया, इलेक्शन, लोगों के अंदर बेदारी लाई, सर्व जाती धर्माच्या लोकांना एकत्र केलं। मी पूर्ण महाराष्ट्रात फिरलो, पण मी असा एवढा उमेदवार नाही पाहिला लोकप्रिय की त्याला सर्व जाती धर्माचे लोक एकमताने सांगत होते, यावेळेस उदगीरचा नगराध्यक्ष कोणी असताल तर अंजुम खादरी ताई असणार, एकमताने सांगत होते। मी रिव्ह्यू घेत होतो सगळ्यांचं, सगळ्या जातीचे लोक, समाजाचे लोक म्हणायचे नाही यावेळेस आम्ही अंजुम ताईला मतदान करणार, हम अंजुम बाजी को वोट करने वाले। गरीब से लेके सब लोग कहते थे अंजुम बाजी। फिर ऐसा कैसा हो सकता है? वोट आपका था, आपने वोट बाजी को दिया। अगर वो वोट किसी ने चोरी किया तो आपकी जिम्मेदारी है जाकर पूछना कि बताओ मेरा वोट कहां पर है। आपका मोबाइल अगर चोरी होता है तो कंप्लेन कौन करेगा? आप ही करेंगे ना। क्या कोई आमदार खासदार जाके कंप्लेन करता आपके मोबाइल की? आपके मोबाइल से ज्यादा कीमती आपका वोट है, जो आपका लीडर चुनता है। अगर वोट चोरी हो गया
तो मुस्तकबिल में कधी भविष्यात कधी तुम्हाला आपला नेता भेटणार नाही, प्रतिनिधी भेटणार नाही, चळवळीचा नेता राहणार नाही, विचारधारेचा नेता राहणार नाही. आपण फक्त सामाजिक कार्यक्रम घेणार, लोकांना शिवशाहू फुले आंबेडकर सांगणार, बसवेश्वर महाराजांचे विचार सांगणार, पण त्या विचाराचं राजकारण करणारा नेता या समाजाला भेटणार नाही. जर तुमचं मत सुरक्षित नाही तर मग तुमचे विचार कसे सुरक्षित राहतील? अगर तुमको यहां पे भाईचारा चाहिए, तुमको अमन चाहिए, सारे जात और धर्म के लोगों का विकास चाहिए, कल्याण चाहिए, तो डेमोक्रेसी के अंदर यह सिर्फ होता है अपने वोट की ताकत से. जब तुम्हारी वोट की ताकत छीन ली गई तो फिर तुम कोई यहां पर इनकलाब नहीं ला सकते. तुम एक गुलाम बनकर रह जाओगे. वो कहेंगे कि बस इलेक्शन के 15 दिन खिलाएंगे पिलाएंगे, मशीन के जरिए से हम इलेक्शन जीत जाएंगे, उसके बाद तुम तुम्हारी जिंदगी जीना, हम हमारी सियासत करेंगे. अगर इसको बदलना है तो आपको आगे आना पड़ेगा. कोई असंवैधानिक बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूं कि जिस रास्ते से आप जाकर ये वोट की चोरी और ये करप्शन को, जिसमें जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, वो बचा सकते. लोकशाही वाचवायची असेल तर तुमच्या मताचं रक्षण करावं लागेल. हे मत आपल्याला सहजासहजी नाही मिळालं. आमचे सर्व जे मंचावरील बांधव आहेत, मार्गदर्शक आहेत, त्यांना माहित आहे. आपको भी पता होना चाहिए, पहले गरीबों को वोट नहीं था, जो टैक्स पे कर सकते थे उनको वोट था. डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, अरे हमारे पास टैक्स पे करने की तो छोड़ो, पेट भरने के लिए अनाज नहीं है. तुम ऐसी कैसी बात कर रहे, जो टैक्स देगा वो वोट देगा. अरे हमारे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम टैक्स दे सके. हम भूखे लोग हैं, हम कैसा टैक्स देंगे? तो बाबा साहब अंबेडकर ने लड़कर गरीबों को वोट का हक दिलाया. इतने आसानी से नहीं दिला. बाबा साहब अंबेडकर जी को अपने 4 बच्चे कुर्बान करना पड़ा. आप सोच सकते, 3000 5000 ये वोटों की कीमत लगा रहे हैं. मैं ये युति सरकार के सारे नेताओं से कहता हूं, एक बार मंच पे खड़े रह के कह देना कि हमने बगैर पैसों से हमारे इलेक्शन लड़े. एक बार बोल देना. ये जितने चुन के आए वाले लोग हैं ना, कि हमने पैसे नहीं बांटे, लोगों की मोहब्बत थी, सारे लोगों को मालूम है. लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपने कितने पैसे बांटे? 3000, 4000, 5000, 10000, 15000. 15 के ऊपर तो सुने नहीं हम. लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस गरीब का वोट आपने 15000 बांटकर उससे छीना ना, उस गरीब को वोट दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को अपने 4 बच्चे कुर्बान करना पड़ा. बाबा साहब अंबेडकर जी के 4 बच्चों की कीमत 10-15 हजार नहीं हो सकती. आप आपके बच्चे को कुर्बान करेंगे 10-15 हजार के लिए? नहीं करेंगे. तो आप समझो, बाबा साहब अंबेडकर जी कहते हैं कि आप भूख से परेशान होंगे, आपको भी भूख सताएगी, लेकिन ये वोट मत बेचना, क्योंकि ये वोट आपके बच्चों के मुस्तकबिल बनाने के लिए दिया है. एक वक्त की तुम अगर भूखा रहेंगे तो आने वाले वक्त में तुम्हारे बच्चों की जिंदगियां बदल जाएंगी. ये बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं. इतना सस्ता नहीं है कि नमक और मिर्ची के भाव में तुम वोट को बेच देंगे. लेकिन ये लोगों ने क्या किया, एक रेट तय कर दिया. अफसोस होता है कि बाबा साहब ने इतना संघर्ष करके हमें यह हक दिलाया था. ये हक की हम कीमत को नहीं समझ रहे, अहमियत को नहीं समझ रहे. और ये हमने आगे चलकर इस वोट की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकशाही की रक्षा के लिए आगे कोशिश करना चाहिए. मैं उम्मीद करता हूं जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, मेरी बहनें यहाँ हैं, और मेरे मंच पे जो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो यहाँ से जाने के बाद लोकशाही बचाने के लिए, ये हमारे वोट के अधिकार को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हर बूथ के ऊपर स्टडी कर कुछ बूथ ऐसे चुनेंगे, 2, 4, 5, जिसके जरिए से हम कोर्ट में इस बात को लेकर जाएंगे. अगर बाजी आप पहल करेंगी तो पूरे महाराष्ट्र में जो दूसरे उम्मीदवार हैं, मुझे अलग अलग गांव से फोन आ रहे हैं, रिपोर्टिंग हो रही है, वो लोग भी तैयार हैं. अगर आप पहल करेंगे तो महाराष्ट्र से एक बड़ा आंदोलन हो सकता है, और बाद में हो सकता है
कि राहुल गांधी जी महाराष्ट्र आए और इस आंदोलन को लीड करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जमहूरियत को बचाने के लिए, लोकशाही को बचाने के लिए उलमाए कराम ने अपने बच्चे शहीद किए, अपने बीवियों को बेवा किया, अपने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा छोड़ा। इस देश की रक्षा के लिए हम भी इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चे यतीम कर देंगे, संविधान के रक्षा के लिए और लोकशाही के रक्षा के लिए। बहुत ठंड में आप यहां पर बैठे हैं, अब इससे ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ठंड में बैठने का मकसद क्या था, हमें सुनना नहीं था। ठंड में बैठने का मकसद ये था कि गौर फिक्र करना कि हमने जो वोट बाजी को दिया वो वोट कहां गया। अब वो वोट जहां पर भी है वहां से वोट छीन कर लाना ये आपकी जिम्मेदारी है। संवैधानिक तरीके से अगर हम खामोशी इख्तियार करते हैं तो हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं है। और ऐसे लीडर जो मंच पे बैठे हैं तुमको बार बार नहीं मिलेंगे। हमारे सरदार की, लीडर की हिफाजत करना ये अवाम की जिम्मेदारी है। नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर लोग कहेंगे कि किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, हम समाज की लीडरशिप नहीं करेंगे, अब हम अपनी जिंदगी खुद जिएंगे। तो तब समझो आपके ऊपर जुल्म होगा, तो आपको दुआ करना पड़ेगा कि ऊपर वाले किसी को हमारे मदद के लिए भेज दे। आज अगर मंच के ऊपर इतने लोग आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं, अंजुम बाजी आपके लिए लड़ने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके पीछे खड़े हो और कहो कि हम हमारे वोट जो चुराए गए हैं उसे वापस लाकर बाजी के झोली में डालेंगे और बताएंगे कि इस उदगिर से लोगों के दिलों में और वोटों में कोई थे तो अंजुम खादरी बाजी थे, हमने दूसरे किसी को चुन के नहीं दिया। मुझे यहां बुलाया गया, मेरी बात को सुनेगी और उम्मीद करता हूं कि इस पर अमल भी किया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ चुनाव का हिस्सा ना बने। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कहा था कि जिस मकसद के लिए चुनाव होना है वो मकसद के लिए चुनाव हो, इसके लिए हमारी कोशिश भी होना चाहिए। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस महाराष्ट्र में भाईचारा, शांति, बंधुभाव, शिवशाहू फुले अम्बेडकर, महात्मा बसवेश्वर के विचारों का समाज बनाने के लिए हमें शक्ति प्रदान करें और हमें इस कार्य के लिए स्वीकार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।